मुसलमानों की एंट्री का राज। देश में कैसे दाखिल होते हैं रोहिंग्या मुसलमान? कैसे काम करता है पूरा सिंडिकेट? अवैध रोहिंग्या मुसलमानों की देश में एंट्री की इनसाइड स्टोरी। यूपी एटीएस ने इन दिनों प्रदेश में बसे अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। बीते कुछ महीनों में अवैध कागजातों से यूपी में बसे 16 रोहिंग्या मुस्लिमों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों से सोने के बिस्किट बरामद होने से मामला और गंभीर हो गया, तो एक आरोपी हाफिज शफीक विमेन ट्रैफिकिंग में भी शामिल बताया गया है। फिलहाल 4 आरोपी एटीएस की कस्टडी पर हैं, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। यूपी में अवैध तौर से रह रहे मुस्लिम रोहिंग्याओं को लेकर धरपकड़ जारी है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्याओं को लेकर पुलिस सख्ती बनाए हुए है और इनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। क्या है रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री का राज? गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होना और फिर गैर कानूनी धंधों में शामिल होना। क्या सिर्फ रोजी रोटी की तलाश में ये अवैध रोहिंग्या मुस्लिम भारत में आते हैं, या भारत का जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने की किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है ये अवैध रोहिंग्या मुस्लिम? यूपी एटीएस ने बीते दिनों 16 अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ सोने की स्मगलिंग तो कुछ वुमेन ट्रैफिकिंग में भी शामिल हैं। पहली गिरफ्तारी 6 जनवरी 2021 को संत कबीर नगर से अजीजुल हक की हुई, जो फर्जी भारतीय कागजातों से अजीजुल्ला बन चुका था। फर्जी भारतीय पहचान पत्रों से अजीजुल्ला ने भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया था। अजीजुल्ला के कब्जे से उसका म्यांमार का राशन कार्ड भी बरामद हुआ है। किसी भी विदेशी तत्व का बिना किसी वैध कागजात के कहीं भी रहना अवैध है। उसके तहत ही रोहिंग्यास पे कार्रवाई चल रही है और ये संख्या दिनों दिन इनकी बढ़ती जा रही है। देश में कैसे दाखिल होते हैं रोहिंग्या मुस्लिम? पड़ोसी देश बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिमों को रिफ्यूजी का दर्जा हासिल है। बांग्लादेश से लगी हुई है पश्चिम बंगाल की सीमा, और इसी सीमा से भारत में पश्चिम बंगाल के जरिए दाखिल होते हैं ये रोहिंग्या मुस्लिम। अजीजुल्ला को कस्टडी रिमांड पर लेकर जब यूपी एटीएस ने पूछताछ शुरू की, तो एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, जो बांग्लादेश से रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को गैर कानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में दाखिल कराता है और वहां से देश के अलग अलग इलाकों में उन्हें पहुंचा देता है। जो इनके आने का रास्ता है वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसते हैं, क्योंकि वो पोरस बॉर्डर है जहाँ पर कि पूरी तरीके से हमारा बार्ब्ड वायर फेंसिंग नहीं है। उससे ये या तो मिलीभगत से या परिस्थितियों या भौगोलिक स्थितियों का फ़ायदा उठाकर ये घुसते हैं और उसके बाद से ये बांग्लादेश में होते हुए उत्तर प्रदेश में आते हैं। पूरा सिंडिकेट कैसे करता है काम? बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में दाखिल करवाने और पश्चिम बंगाल में इनकी भारतीय पहचान बनाने का एक सिंडिकेट काम करता है। पश्चिम बंगाल में ही इनके तमाम पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड तैयार कर लिए जाते हैं
और एक दूसरा सिंडिकेट फिर इन्हें अलग अलग राज्यों में ले जाता है। इस गिरोह की एक टीम ऐसे अवैध रोहिंग्या मुस्लिम को फर्जी भारतीय पहचान पत्र मुहैया कराती है। इस गिरोह की अगली टीम अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों को छोटी मोटी फैक्ट्रियों में काम दिलाती है और उनके रहने का इंतजाम घने इलाकों में करते हैं। चेहरे मोहरे में भारतीय जैसे दिखने की वजह से आसानी से आबादी में घुल मिल जाते हैं। वो यहाँ शरणार्थी के रूप में भी नहीं है, क्योंकि शरणार्थी स्टेटस उनको मिलता है जो आपके नेबरिंग कंट्री से आपके यहाँ आते हैं। तो कायदे से रोहिंग्यास जो कि बांग्लादेश में एंटर करते हैं तो वो बांग्लादेश के लिए शरणार्थी हैं और वहाँ से फिर ये अवैध तरीके से हमारी कंट्री में घुसते हैं। तो इस तरह से इनका स्टेटस माइग्रेंट का है, न कि शरणार्थी का है। लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के कार्ड इनके द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि हम भारत यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी भी नहीं है। अजीजुल्ला से मिली जानकारी के बाद एटीएस ने अलीगढ़ से अमानुल्लाह को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पश्चिम बंगाल का वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र मिला। यही नहीं, अमानुल्लाह ने अलीगढ़ के पते पर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिया था। अजीजुल्ला के बहनोई नूर आलम को एटीएस ने 8 जून को गिरफ्तार किया। नूर आलम की निशानदेही पर गाजियाबाद से आमिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों से एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये मस्जिदों में तकरीरें करते हैं, अपनी गरीबी और धर्म का हवाला देकर चंदा भी जमा करते हैं। एटीएस ने अलीगढ़ से ही अवैध रोहिंग्या मुस्लिम हसन अहमद और मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवा लिया था। शामली से 4 अवैध रोहिंग्या मुस्लिम अब्दुल मजीद, नोमान अली, मोहम्मद रिजवान खान, मोहम्मद फुरकान हुसैन को एटीएस ने गिरफ्तार किया। बीते दिनों यूपी एटीएस ने नूर आलम और हाफिज शफीक को गिरफ्तार किया है। ये दोनों रोहिंग्या मुस्लिमों को यूपी में बसाते थे। इनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ लोगों के तो पासपोर्ट तक इनने बनवा दिए हैं। यूपी पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके कब्जे से वोटर आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं। एक बात साफ हो जाती है कि वोटर आईडी कार्ड हासिल करके ये अवैध रोहिंग्या मुस्लिम लोकतांत्रिक चुनाव की प्रणाली में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार बैठे हैं। यूपी एटीएस अब तक कुल 16 अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनके नाम हैं हाफिज शफीक उर्फ शबीउल्लाह, अजीजुर रहमान उर्फ अजीज, मुफिजुर रहमान उर्फ मुफीज, मोहम्मद इस्माइल, अजीजुल्ला, अमानुल्लाह, नूर आलम, आमिर हुसैन, हसन अहमद, मोहम्मद साहिल, अब्दुल मजीद, मोहम्मद रिजवान खान, मोहम्मद फुरकान हुसैन, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद आमीन। शासन और मुख्यालय के निर्देश पे विशेष अभियान चलाया जा रहा है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में ही पकड़े गए हैं और पिछले लगभग 8-10 महीनों में यहाँ ऐसे 16 व्यक्ति हम लोगों ने जो कि मुख्य टाउट्स हैं उनको गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा है और ये अभियान आगे भी हमारा चलता रहेगा। मानव तस्करी में शामिल रोहिंग्या गैंग। हाल ही में अलीगढ़ से गिरफ्तार हुए अवैध रोहिंग्या मुस्लिम रफीक और आमीन के कब्जे से 6 सोने के बिस्किट बरामद होने से साफ हुआ कि ये गिरोह सोने की तस्करी भी कर रहा है। रफीक और आमीन से यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन कोर्ट फॉर रिफ्यूजी भी बरामद हुए हैं। विवेचना में ये भी बात आई है कि ये सोने की तस्करी में शामिल हैं तथा इनके द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी काम किया जा रहा है। इनके काम करने का जो तरीका है उसमें जो इनके मुख्य दलाल या टाउट्स होते हैं जो कि ऐसे लोगों को जिनको कि भारत में लाना होता है उनके पहचान पत्र इत्यादि पहले से यहाँ बनवा लेते हैं, फिर उनको लेके आते हैं
और उनको छोटी मोटी फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाते हैं और उनसे जो उनकी आमदनी होती है उसका एक हिस्सा और बड़ा हिस्सा ये अपने पास ले लेते हैं। अवैध दस्तावेज बनवाता था गिरोह। गिरफ्तारियों से खुलासा हुआ है कि ये गिरोह म्यांमार से सोने की तस्करी और विमेन ट्रैफिकिंग में भी शामिल है। 18 जून को एटीएस ने मेरठ से 4 अवैध रोहिंग्या मुस्लिम हाफिज शफीक उर्फ शबीउल्ला, अजीजुर रहमान उर्फ अजीज, मुफीजुर रहमान उर्फ मुफीज और मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया। ये चारों आरोपी भारत में रोहिंग्या मुस्लिमों को अवैध तरीके से बसाने का संगठित गिरोह चला रहे थे। इस गिरोह का सरगना हाफिज शफीक है, जो पश्चिम बंगाल के रास्ते रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में लाने, यहाँ पर भारतीय पहचान पत्र बनवाने और उसके जरिए फैक्ट्रियों कारखानों में काम दिलाने का ठेका लेता है। हर महीने की तनख्वाह में से कमीशन भी लेता है हाफिज शफीक। यूपी पुलिस का कहना है कि जांच में हर पहलू पर गौर किया जा रहा है। इन आरोपियों का आखिर मकसद क्या है? हालांकि इनका अभी तक किसी आतंकी संगठन या टेरर फंडिंग से लिंक नहीं मिला है, लेकिन जांच इस एंगल से भी की जा रही है कि कहीं ये देश की जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने के लिए कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है। सोने की स्मगलिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग के खुलासे के बाद अब यूपी एटीएस टेरर कनेक्शन और टेरर फंडिंग के एंगल भी तलाश रही है अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों के इस सिंडिकेट में। क्या कोई दीर्घकालिक एजेंडा तो नहीं है भारत की जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ने के लिए? इन तमाम बिंदुओं पर भी यूपी एटीएस जांच कर रही है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और देहरादून के एक प्रतिष्ठित बॉयज स्कूल में आज हंगामा हुआ। स्कूल की कैंटीन की तरफ से जारी टेंडर को लेकर यह बवाल हुआ। इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताई और स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। असल में स्कूल की कैंटीन में टेंडर में सिर्फ हलाल मीट की मांग की थी, जिसे लेकर हंगामा शुरू हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और स्कूल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। बजरंग दल का आरोप है कि हलाल मीट के बहाने संबंधित स्कूल छात्रों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है और इसे तुरंत रोका जाए। विद्यालयों की स्थिति यही है और अध्यापिका और प्रिंसिपल सब मुसलमान, वो हिंदू है। ये दुखद विषय है। और कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। आइए मिलवाते हैं आपको इस युवक से जिसके सपने आसमान से भी ऊंचे हैं, हौसले पहाड़ से भी मजबूत हैं, लेकिन मुफलिसी की जंजीरों ने उसके कदमों को आगे बढ़ने से रोक रखा है। देखते हैं कौन है ये शख्स जिसके सपनों की उड़ान अधूरी है। आसमान में फर्राटे भरता हुआ प्लेन इस शख्स की मेहनत और लगन का नतीजा है। सच होते हैं उनके सपने जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता जिनके हौसलों में उड़ान होती है। शायर की ये लाइन उन युवाओं पर सटीक बैठती है जो बिना किसी सहारे के अपने हौसलों को उड़ान देते हैं। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। आज हम आपको सहारनपुर के एक छोटे से गांव बड़गांव लेकर चलते हैं, जहां एक युवा अमरीक अपने सपनों को उड़ान दे रहा है। ये हैं सहारनपुर के रहने वाले अमरीक सिंह। तकनीकी के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल करने वाले अमरीक के पास ना डिग्री है, ना लेबोरेटरी और ना ही किसी हाईटेक इंस्टीट्यूट की मदद, लेकिन अनोखी प्रतिभा की बदौलत इन्होंने कई मुकाम हासिल किए हैं। अमरीक सिंह को प्लेन के अलग अलग मॉडल बनाने का शौक बचपन से ही है। जी बस ऐसे ही मन में जैसे आता है कुछ करने के, मतलब ठान रखी है कि मैंने ये करना है काम, ये तो बचपन से रुचि है ये, तो इसलिए मैं करता हूँ ये काम को। सहारनपुर के छोटे से गांव बड़गांव के रहने वाले 12वीं पास अमरीक ने अब तक प्लेन के कई मॉडल बनाए हैं। प्लेन के अलावा अमरीक ने ट्रैक्टर और सेना के लिए ट्रक जैसे कई मॉडल बना रखा है। पेंटिंग के जरिए परिवार चलाने वाले अमरीक देश के लिए कई अनोखे मॉडल बनाना चाहते हैं, लेकिन गरीबी आड़े आ जाती है। जी बनाने में छोटे प्लेन में कम खर्चा आ जाता है, लेकिन जो मैं प्लेन बना रहा हूँ अभी बिग साइज के,
इसमें 6 से 7 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ जाता है जी। तो अब कौन सा प्लेन बनाने वाले हैं? जी अब मैं फाइटर बनाने वाला हूँ, उसके बाद मैं कार्गो बनाऊँगा जी। जी मैं फ्यूचर यही देखता हूँ कि मैं एरो मॉडलिंग में जाना चाहता हूँ। ये जो एरोप्लेन है, RC प्लेन वगैरह है, ये रिमोट कंट्रोल वाले ड्रोन, तो इन्हीं को मैं अपने भविष्य में करना चाहता हूँ जी। अमरीक ने 2010 में ही हवा में उड़ने वाला प्लेन बना लिया था। खास बात यह है कि अमरीक अपने सभी मॉडल वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं। इनका सपना है कि सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिले, जिससे फाइटर प्लेन बनाकर देश की सेवा कर सकें। मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दे। कुछ अभी मतलब सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक प्रॉब्लम की समस्या है कि मैं अपना टूल्स नहीं खरीद पा रहा हूँ। जो सामान है, कुछ अधूरे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, इसी की वजह से ही। माँ भी मानती हैं कि अमरीक में अनोखी प्रतिभा है, लेकिन मदद के बिना आगे कर पाना मुश्किल हो रहा है। खर्चा तो जी पेंटिंग का, चित्रकारी का काम करता है जी, उसी में मतलब घर का गुजारा भी चलाता है, तो उसी में ही अपना कुछ माड़ा मोटा टूल्स ले आके अपना बना लेता है जी। तो कुछ अधूरे पड़े हैं जी, कुछ बना लेता है जी। घर की समस्या है जी, गरीबी है जी। अपनी प्रतिभा से अलग अलग जिलों के एयर शो में हिस्सा लेने वाले अमरीक कई पुरस्कार भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को उड़ने से रोक रखा है। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। चौमुखी प्रतिभा का धनी अमरीक न केवल हवाई जहाज के मॉडल्स बनाता है, तैरने वाली जो बोट है उसके भी मॉडल उसने बना रखे हैं। उसके अलावा वह बढ़िया चित्रकार भी है। इसी प्रकार की पेंटिंग्स, चित्रकारी वह लगातार कहीं इसको आसपास के स्कूलों में और अन्य जगह में करता रहता है। तो ऐसे कलाकार को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उसकी प्रतिभा को निखारने का काम भी सरकार को करना चाहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। गाजियाबाद में बेटी का नाम घर की शान नाम से कार्यक्रम चलाया गया। इसमें बेटियों के नाम की नेम प्लेट बांटी गई। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बेटी का नाम घर की शान। गाजियाबाद प्रशासन ने समाज में बेटियों को उनका स्थान दिलवाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। इस मुहिम के तहत जिले की 25 बेटियों को उनके नाम की नेम प्लेट दी गई है। घरों के बाहर अक्सर पुरुषों के नाम लिखे होते हैं। इस पुरुषवादी सोच को बदलने के लिए जिला प्रशासन ने मुहिम शुरू की है। बेहतर तरीके से जनपद में संचालित किया है। हम सभी जानते हैं कि चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों ही मुख्य रूप से जो है वो अगर आप देखें तो समाज में दोनों का ही अपना इम्पोर्टेंस है। बेटियों के प्रति जो धीरे धीरे जो धारणा एक बनती जा रही थी, उससे इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम स्टार्ट हुई और जिन जनपदों ने बेहतरीन कार्य किया, तो इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बेटियों के नाम की नेम प्लेट लेकर इन बेटियों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। मानो उनका आत्मविश्वास और कुछ कर दिखाने का हौसला और बढ़ गया। उनके माता पिता का कहना है कि इन नेम प्लेट्स को अपने घरों के बाहर लगवाएंगे, जिससे घर की पहचान बेटियों के नाम हो सके। तो मेरे 2 बेटियां हैं, मेघा वर्मा और अनुष्का वर्मा। उन दोनों के नाम से मुझे एक नेम प्लेट दी गई ताकि मैं उसको अपने घर के आगे, अपने घर की पहचान बेटियों के नाम से रख सकूं। तो ये पहल जो की गई है, क्या गाजियाबाद में शुरू की गई है अभी? जी, ये गाजियाबाद की ही पहल है। मुझे तो लगता है गाजियाबाद में वो बहुत अच्छी मुहिम है। प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई बेटी का नाम घर की शान मुहिम वाकई काबिले तारीफ है। जरूरत है हर किसी को इस मुहिम से जुड़ने की, जिससे लड़कियों को एक अलग पहचान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18।